एवरीवन, वेलकम वेलकम टू लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर नंबर 24 के अंदर हम जो करने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स के बाद का चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आज हम फोकस करेंगे इस वेव ऑप्टिक्स के बेसिक्स के ऊपर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरफियरेंस के बारे में। ठीक है, इंटरफियरेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको यूजुअली फॉर्मूला लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वैसे सारे प्रॉब्लम को आज मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड करके रखा हुआ है। सो डोंट मिस दिस लेक्चर गाइस, लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जैसे हर बार हम करते हैं, इनिशियल लेवल पे फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसलिए करने वाले हैं कि इसके फॉर्मूलाज को साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, यू कैन सी दैट, और दैट इज बेसिकली अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट where the particles of the medium vibrate with the same what phase, frequency, amplitude या period। और यहाँ पे आंसर आएगा फेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये पानी के अंदर आपने इस जगह पे पत्थर फेंक दिया तो पानी के आजू बाजू ऐसे सर्कुलर लाइंस बन जाते हैं ना, सर्कुलर लूप बन जाते हैं। आप देखोगे कि सर्कुलर लूप्स को आप क्लियरली देख पाओगे। यहाँ पे सर्कल बनेगा, फिर एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे सर्कल नहीं बनेगा, फिर एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे आपको फिर से सर्कल मिलेगा, और ऐसे लूप्स बनते जाएंगे। अब इस लूप्स के ये जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलेंगे वेवलेट्स। ओके, इसका मतलब ये भी वेवलेट है, ये भी वेवलेट होता है, ये भी वेवलेट होता है, ये सब क्या है, उसके वेवलेट्स है। और वेवलेट्स मतलब क्या होता है? वेवलेट्स मतलब वो सारे पार्टिकल जो पार्टिकल के ऑसिलेशन क्या हो, एक ही फेज में हो, सेम फेज में हो। ठीक है, तो अगर सारे वेवलेट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? ये वेव फ्रंट मिलता है। तो वेव फ्रंट इज द बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग ऑल दी वेवलेट्स। और लाइन ज्वाइनिंग ऑल दी वेवलेट्स जो होती है उसको क्या बोला जाता है? लोकस बोला जाता है। तो इसके लिए आंसर आएगा फेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5, और लेमड़ा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, तो वेवलेंथ इन ग्लास। अभी ध्यान से देखिए, एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, और फॉर अ वेव वेलोसिटी और लेमड़ा एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। इसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। सो एन एयर अपॉन एन ग्लास करोगे आप तो लेमड़ा ग्लास अपॉन लेमड़ा एयर मिलेगा आपको। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेमड़ा ग्लास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए यहां पे, लेमड़ा ग्लास इज इक्वल टू एन एयर, एन ग्लास और लेमड़ा एयर। एन एयर क्या है? 1, एन ग्लास होता है 1.5, और लेमड़ा एयर यहां पे दिया हुआ है 6000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 3। सो आंसर आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, 4000 angstrom. Option B is the right answer. The phenomena which is not explained by Huygens construction of a wavefront। देखो, रिफ्लेक्शन हाइगेंस से एक्सप्लेन हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा के बारे में हाइगेंस प्रिंसिपल से हमको कोई आइडिया नहीं मिलेगा, राइट? तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड स्टार विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, ये जब स्टार और प्लेनेट एक दूसरे के आसपास जब मूव करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट का क्वेश्चन होता है, मतलब डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन होता है। तो याद रखना, फॉर डॉपलर इफेक्ट जनरल फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूं, फिर देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। डेल्टा एफ अपॉन एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, is basically delta lambda upon lambda, lambda is the wavelength, is basically v radial upon c। v radial मतलब वो वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी से प्लैनेट स्टार के नजदीक जाएगा या दूर जाएगा,
तो उसकी वेलोसिटी को v रेडियल बोला जाता है। अब ये v रेडियल का जो वैल्यू होता है, ये जो v रेडियल का वैल्यू होता है ना, अगर ये पॉजिटिव है, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली इज मूविंग अवे। और अगर ये लेस देन होता है, देन यू कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स। किसके टूवर्ड्स? तो भी आपका सेंट्रल ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट, सेंट्रल या मेन ऑब्जेक्ट। यहां पे अर्थ की बात हम कर रहे हैं, अर्थ इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड सम स्टार, तो सेंट्रल ऑब्जेक्ट स्टार हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अर्थ हो गया, और वो सेंट्रल ऑब्जेक्ट स्टार हो गया। तो स्टार से अर्थ दूर जाएगी या नजदीक आएगी? दूर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नजदीक आएगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है। अब इस जनरल स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करो और आपका आंसर मिलेगा। या तो यहाँ पे क्या है, फिक्स स्टार विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी दिया है। एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ ऑब्जर्व द शिफ्ट, शिफ्ट मतलब डेल्टा लेमडा दे दिया है, डेल्टा लेमडा इज 0.58 एंगस्ट्रॉम, ओके। एंड द एक्चुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेमडा निकालना है आपको। तो बस आप क्या करोगे यहाँ पे कि डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इज इक्वल टू वी बाई सी, ये फॉर्मूला देख सकते हो आप यहाँ पे। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई वी इंटू डेल्टा लेमडा हो जाएगा। सी क्या हुआ? 3 इंटू 10⁸ हो गया, और ये 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलो यानी 10⁻³ मीटर, पर आवर होता है वो क्या होता है? 3600 सेकंड होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो 3600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। एंड देन डेल्टा लेमडा क्या आएगा? 0.5 एंगस्ट्रॉम आएगा, 0.58 एंगस्ट्रॉम। बस यहां से आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 3600 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ये 0.58 है, एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 आएगा, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻4। सो 3 कैंसिल, ये 8/4, 10⁻8, 10⁻4, 10⁻4 हो जाएगा। बस यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। आई एम जस्ट लिविंग दिस कैलकुलेशन अप टू यू गाइस, ओके। तो यहां तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। डॉपलर इफेक्ट में देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, और इसी चीज को लेके मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला डिजाइन किया है, ओके। लेट्स मूव अहेड। a galaxy है, galaxy moves with the galaxy moves with respect to us, so that सोडियम लाइट की जो ओरिजिनल वेवलेंथ है, दैट ओरिजिनल वेवलेंथ को मैं लेमडा 0 बोलता हूँ, दैट इज 589.0 नैनोमीटर। अब वो कितनी लग रही है? वो 589.6 नैनोमीटर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा लेमडा क्या हुआ? 0.6 नैनोमीटर का चेंज आ गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द गैलेक्सी क्या होगा? तो अगेन फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इज इक्वल टू वी बाई सी। यहाँ पे डेल्टा लेमडा बाय लेमडा 0 करेंगे, डेल्टा लेमडा होगा 0.6 नैनोमीटर, लेमडा 0 कितना होगा? तो कि 589 नैनोमीटर, वी और सी आप जानते हो 3 इंटू 10⁻8। सो आपको बस यहां से कैलकुलेट करो, अभी पता चल जाएगा। 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 589, ये जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। और इस मीटर पर सेकंड वाले आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप? 3 इंटू 10⁻5 इंटू 0.6 अपॉन 589 कर सकते हो, ओके। सो v आपका क्या मिलेगा? 3 इंटू 0.6 यानी 1.8 हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻5 अपॉन 589 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18,000, सॉरी ये एक और जीरो, डिवाइडेड बाय 589 किलोमीटर पर सेकेंड। बस यहां से इस रेशियो को कैलकुलेट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगेन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो
लेजर बीम इज यूज फॉर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, बिकॉज देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लोकेट करना है तो हमको ऐसी लाइट चाहिए कि जो लाइट का स्प्रेडिंग कम हो, ठीक है, उसका एंगुलर स्प्रेड, क्योंकि मीडियम में से जब लाइट जाती है तब उसको स्कैटरिंग होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से वो लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और स्प्रेड हो जाती है तो जो लाइट हम जहां पे पहुंचाना चाहते हैं वहां पे इनफ अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी नहीं पहुंचेगी, तो वहां से टकरा के जब वो लाइट वापस आएगी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और जो लाइट टकरा के वापस आती है ना, उस टकरा के वापस आने वाली लाइट से हम जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो टकराई है उसके डिस्टेंस के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। तो हमको ऐसी लाइट चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी में बहुत बड़ा चेंज ना आए। और ये तभी होता है कि जब लाइट का स्प्रेडिंग कम हो। स्प्रेडिंग कम हो मतलब क्या होगा, उसका एंगुलर स्प्रेड जो है वो छोटा होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई डी ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि लेजर का जो है एंगुलर स्प्रेड बहुत छोटा होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द थिंग्स, राइट। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो पाथ डिफरेंस होगा 2n+1 λ/2 हो जाएगा। चलो अभी टू लाइट वेव्स सुपर imposing at the midpoint of the screen are coming from the coherent sources with the phase 3 pi। देखो अब यहां से एक चीज पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स है सोर्स 2, ठीक है, सोर्स 1 है, सोर्स 2 है। अब सोर्स 1 में से निकलने वाला जो वेव होता है उसका इंटेंसिटी I1 है, और ये आप कह सकते हो कि इट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसका इंटेंसिटी क्या होगा, I2 होगा, विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ A2। ओके, तो अगर हम ये दो वेव की बात करें, पहले वेव का एम्पलीट्यूड अगर A1 है और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड अगर A2 है, देन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दो वेव एक दूसरे के मर्ज हो जाएंगे तो सुपर इम्पोज वेव मिलेगा, जो आपको सुपर इम्पोज्ड वेव हैज एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos phi, where phi is the phase difference between these two waves। ठीक है, इससे आप क्या कह सकते हो कि नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos phi। अब देखिए यहां पे लिखा है देयर एम्पलीट्यूड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच, मतलब यहां पे हमको दे दिया गया है कि A1 और A2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिखता हूं, इसको A डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो A1 और A2 को मैं क्या लिखता हूं, A लिखता हूं। चलो A अगर लिखता हूं मैं यहाँ पे तो ये 2A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फिर A1 A2 फिर भी क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा और cos phi हो जाएगा। ये नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, वन प्लस कॉस फाइव हो जाएगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको ढूंढना है। फिर ये 1 प्लस कॉस फाइव हो जाएगा, बस वैल्यू डाल दो अभी आप, 2A स्क्वायर, और फाइव की जगह पे क्या लेना है, 3 पाई लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो दिया हुआ है फेस डिफरेंस इज 3 पाई। लेकिन आप जानते हो कि फेस डिफरेंस जो होता है उसमें कॉस 3 पाई क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस 3 पाई क्या होता है, -1, उसको यूज किया है मैंने। अगर किसी को पता नहीं है कि कॉस 3 पाई -1 कैसे आता है, जस्ट लुक एट द यूनिट सर्कल। 3 पाई इस जगह पे होता है और इस जगह के कोऑर्डिनेट होते हैं -1 0। पहला कोऑर्डिनेट होता है कॉस और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है साइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात की थी हमने, देखो मैं अभी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं। नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, अब देखो यहां पे हम जानते हैं एज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर आता है तो आई को रिप्लेस करना है, और अगर सिर्फ ए आता है तो रूट आई रिप्लेस करेंगे। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, आई डैश कर देंगे। ठीक है, ए वन स्क्वायर है तो ये होगा आई वन, ए टू स्क्वायर का क्या हो जाएगा आई टू। अब ए वन की जगह पे रूट आई वन, ए टू की जगह पे रूट आई टू कॉस फाइव। अगर एम्पलीट्यूड वाला रिलेशन अगर ये है तो इंटेंसिटी वाला रिलेशन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ओके, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, ये रिजल्ट याद रखना आप, ये किसका रिजल्ट है, दो अलग अलग वेव जिसकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, अगर वो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, अगर ये वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तो, ठीक है, तो क्या, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा आपको, उस रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहां पे मेंशन किया गया है। चलो अभी क्या करेंगे, तो यहां पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। मैंने तो सिर्फ इंटेंसिटी वाला ऑप्शन देखा, इसलिए पहले इंटेंसिटी को मैंने एक्सप्लेन कर लिया। लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्बडा इल्यूमिनेट्स द स्क्रीन। ठीक है, लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस है, सेम एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हियर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। अगर ऐसा करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो I डैश इज गोइंग टू बी 2I प्लस 2I cos फाइव। ओके, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2I 1 प्लस cos फाइव हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्चुअल थिंग, अगर दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम कितना है, I0 है। इफ द सोर्सेज वेर इनकोहेरेंट द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट वुड हैव बीन कितना होता। तो देखो, अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। तो पहले देखो, सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट सपोज, और सोर्सेज आर कोहेरेंट, क्या फर्क होगा इसमें, तो सोर्सेज आर कोहेरेंट और सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, इन दोनों के बीच में फर्क ऐसा है, अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तो हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया ना, वो फॉर्मूला वर्क करेगा। लेकिन लेकिन अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ये फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2I आ जाएगा, फाई विल बी जीरो। ठीक है, फाई जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4I आ जाएगा, सॉरी क्यों, इस इक्वेशन में फाई को जीरो करो, चलो फाई जीरो यानी कॉस फाई क्या होगा 1, कॉस फाई 1 होगा तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और 2 को 2I से मल्टीप्लाई करोगे तो 4I आ जाएगा। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए आंसर क्या आता है, ठीक है, 4I आ रहा है, और कोहेरेंट सोर्सेज का आंसर कुछ ऐसा है। ठीक है, इफ इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0, ओके, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी I0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करना है, इफ द सोर्सेज वर इनकोहेरेंट इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट वुड बी, देखो इसमें क्या करेंगे, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, जरा देखना ध्यान से। ये फिर से मैं करता हूं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। फोर आई कैन से रिजल्टेंट वेव, फॉर रिजल्टेंट वेव क्या होता है, I डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2I1 I2 cos फाइव होता है। ठीक है, वो रिजल्टेंट वेव ऐसा होता है। अच्छा, इफ
सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, तब इंटेंसिटी क्या हो जाती है, I1 प्लस I2 हो जाती है। ये याद रखो, ठीक है। सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, और सोर्सेस कोहेरेंट है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो ऊपर दिया है ना वो होगा। ओके, ये दोनों के बीच का क्या है, फर्क है। चलो, मैं यहां पे क्या बोला है कि लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए। अब दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। जस्ट मिनट, हाँ, चलिए, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो, एज amplitude is same, intensity will be same too। तो ऐसे सिचुएशन में आई डैश क्या मिलेगा मुझे, तो इंटेंसिटी सेम कितनी है, लेट अस से कि I1 और I2 ये दोनों की वैल्यू कितनी है, I है। तो ये आप एक कोहेरेंट सोर्स के लिए बात करते हैं। फॉर कोहेरेंट सोर्स आई डैश क्या मिलेगा, 2I प्लस 2I cos phi मिल जाएगा। ओके, एंड फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos phi जो होगा वो 1 हो जाएगा, और इसकी वजह से ये I डैश विच इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में I0 दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, 4I हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या हो जाएगा, I डैश इज गोइंग टू बी I1 प्लस I2, मतलब 2I हो जाएगा। तो देखिए, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स 4I, लेकिन आप देखिए 4I जो है वो कितना है, I0 है, इसलिए मैं यहां पे बोलूंगा I0/2। सो ये I0/2 इज गोइंग टू बी माई आंसर। I0/2 इज गोइंग टू बी माई आंसर। चलो, अभी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है वो हमको पहचानना है। तो देखो यहाँ पे, slit S is necessary if we use ordinary extended source of light। देखो यहाँ पे एक चीज है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके अंदर जो भी हम बीम यूज करते हैं लाइट का, वो शार्प बीम होना उतना अच्छा होता है। दिस इज वेरी गुड। हम स्लिट क्यों लगाते हैं, स्लिट इसलिए लगाते हैं कि नॉर्मल लाइट जो होती है ना वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे टारगेट के ऊपर, ठीक है, क्या गिरे, एक पर्टिकुलर थिकनेस वाली लाइट या शार्प बीम वाली लाइट गिरे। तो ऑर्डिनरी में क्या करना पड़ता है, मुझे स्लिट रखना पड़ता है सो दैट आई कैन मेक माई लाइट, आई कैन से डायरेक्टेड इन अ स्पेसिफिक वे। लेकिन अगर लाइट परफेक्टली डायरेक्टेड है, कॉलिमेटेड बीम है, शार्प बीम है, तो स्लिट लगाओ या ना लगाओ डजेंट मैटर। तो यहाँ पे उस लॉजिक से ये ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो, if slit S is necessary if we use an ordinary extended source, ये सही है। फिर slit S is not needed if we use an ordinary but well collimated, देखिए well collimated मतलब sharp beam, ये सही है। slit S is not needed if we use spatially coherent source of light। spatially मतलब हर डायरेक्शन में एक जैसी हो, ऐसी कोई लाइट है फेज में, तो उसको कहते हैं स्पेशली कोहेरेंट लाइट। मतलब ये तीनों तीन सही है भाई, तो तीनों तीन सही है, वैसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू डिस्टर्बेंसेस अराइविंग एट पॉइंट पी हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। यहां पे पहले से ही बोल दिया है, फेज डिफरेंस जो है वो π/3 है। द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो देखिए यहां पे हमने अभी देखा था
कि 4 कोहेरेंट सोर्स होता है अगर, तो आई डैश क्या देखा था हमने अभी, तो कि 2i इंटू 1 + cos phi देखा था कि नहीं देखा था, ठीक है, 2i इंटू 1 + cos phi देखा था। अब इसको मैं 4i इंटू 1 + cos phi बाई 2 लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 5/2 आएगा, और 4i को मैं नाम देता हूं I0। तो याद रखना, ये जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है किसका, इंटेंसिटी का। ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा 2-3 स्टेप करवा के करके यहाँ पे दिखाया है कि ये इक्वेशन कैसे आता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, आई कैन से, सुपर इम्पोज्ड वेव। जिस दो पॉइंट पे इंटरफेरेंस होता है, उस पॉइंट पे, इंटरफियरिंग पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2। चलो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं आगे आंसर लाने वाला हूं। चलो, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम अपना आंसर लेके आएंगे। π/3 लगा दो यहाँ पे, I0 cos स्क्वायर, अगर π/3 लगाओगे तो ये हो जाएगा π/6। अब cos π/6 यानी cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2। So 3/2 I0, that is the value of I, and that's equation, that's option A is the right answer। सिर्फ इतना करना था बस, और कुछ नहीं करना था। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो सोर्स है, एक ही लाइन में दो सोर्स है। यूजुअली हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऊपर और नीचे सोर्स रखते हैं, यहाँ पे सोर्स जो है वो एक ही लाइन में है। देखो, if Young's double slit experiment, the slits are horizontal, intensity at point P is shown in the figure is 3/4 I0। मतलब यहाँ पे फाइनल इंटेंसिटी जो मिलनी चाहिए I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये जो फाइनल इंटेंसिटी मिलनी चाहिए ना, वो इंटेंसिटी है 3/4 I0 जितनी। तो इससे क्या पता चलेगा कि cos जो है, cos 5/2 वो √3/2 हो जाएगा। cos 5/2 is going to be a √3/2, ठीक है, इतना मिलेगा। और इसका मतलब क्या होगा कि 5/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। और इसकी वजह ऊपर से फाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 60। मतलब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू अगर 3/4 I0 है, तो ये वेव नंबर 1 और ये वेव नंबर 2, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, दैट फेज डिफरेंस वुड बी डेफिनेटली 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ना, वो 60 डिग्री होगा। अब देखो, हम ये फॉर्मूला में आपके लिए, ये वैसे आप जानते होंगे, फेज डिफरेंस जो होता है is going to be 2π/λ into path difference। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको याद रखो अभी। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ into पाथ डिफरेंस। चलो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस ऑलरेडी हमको पता है, ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी π/3, तो ये फेज डिफरेंस हो जाएगा π/3। ये है 2π/λ। और पाथ डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो उसको ढूंढने के लिए मैं, देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, इतना डिस्टेंस, ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। और ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, कैन आई से इसको, ये देखो थीटा की पास वाली साइड है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 2λ कॉस थीटा बोल सकता हूं। ये जो साइड है उसको अपने 2λ कॉस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अब जरा मुझे बताइए। देखो, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो जरा इस ट्राइंगल को शांति से देखो। ऐसा ट्राइंगल है,
इसमें ये थीटा है, मान लो ये साइड x है और ये साइड है 2 लेमडा, तो कॉस थीटा कितना होगा, तो एडजेसेंट साइड यानी x अपॉन हाइपो यानी 2 लेमडा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 लेमडा कॉस थीटा आ जाएगी। तो ये 2 लेमडा कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये पाई पाई चला जाएगा, ये इतना चला जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ढूंढनी है ना हमको, थीटा की वैल्यू उसमें अच्छा यहाँ पे कोई देखते हैं अगर कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है, राइट। पाथ डिफरेंस यहाँ पे कोई डेटा दिया है और इन स्लिट आर हॉरिजॉन्टल, स्लिट हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच का गैप है 2 लेमडा, और देन वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ जरा देख लेते हैं, कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो गई है तो पता चल जाएगा। यस, यहाँ पे छोटी गलती नहीं है, बस ये इतना पोर्शन है, उसमें ही आपको ध्यान देना है। देखो जरा ध्यान से, अपने एक 2 मिस कर गए थे, ये है 2 और ये है 2, ये वाला 2 है और ये वाला भी क्या है, 2 है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 4 नीचे जाएगा तो ये 1/12 आ जाएगा, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/12। ठीक है, आंसर होगा ए। चलो, आई वॉज थिंकिंग कि सब कुछ सही जा रहा है, फिर भी क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको मैं बता देता हूं एक चीज, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपके पास आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो अगर n है और आपको कोई पूछता है कि I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या होगा, तो ये √n+1 √n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप उल्टा पूछिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि I1 अपॉन I2 का वैल्यू n है और आपको कोई पूछता है कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो क्या होगा, तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये रिजल्ट अगर आपको दिमाग में है तो ये प्रॉब्लम जल्दी से हो जाएंगे। यहां पे हमको दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू है 9, ठीक है, ये 9:1 यानी 9, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई है 9, और हमको क्या पूछा है, I1 अपॉन I2 पूछा है, तो I1 अपॉन I2 क्या होगा, √n+1 √n-1, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, √n मतलब 3 +1 3-1 उसका स्क्वायर, I1 अपॉन I2, तो 3+1 क्या हो जाएगा 4, 3-1 हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है इस फॉर्मूला के बेस्ड, ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टू कोहेरेंट सोर्सेस विथ इंटेंसिटी रेशियो बीटा, देखो दो कोहेरेंट सोर्सेस का इंटेंसिटी रेशियो बीटा है, गिवन I1 अपॉन I2 जो है, जिसको अपने A1² अपॉन A2² बोलते हैं, A1 इज एम्पलीट्यूड, A2 इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू है बीटा। इसका मतलब है कि A1 अपॉन A2 जो है वो है रूट बीटा। ओके, ये इतना दिया है और हमको क्या करना है, फ्रिंज विजिबिलिटी ढूंढना है। तो पहले तो सीख लो कि फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होता है। तो फ्रिंज विजिबिलिटी जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है V से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I मैक्स प्लस I मिनिमम
अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, ये उसका फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूला से हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमको यहां पे इतना पता चल चुका है, देखो I1 अपॉन I2 इज बीटा, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम is going to be रूट बीटा प्लस वन अपॉन रूट बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया ना, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम ये लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, यहां पे एक स्टेप और करते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये बीटा प्लस टू रूट बीटा प्लस वन, फिर बीटा माइनस टू रूट बीटा प्लस वन हो जाएगा। एंड देयरफॉर आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम क्या होगा, जस्ट कंपोनेंडो और डिविडेंडो लेना है, प्लस बीटा माइनस टू रूट बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये फिर से लिखेंगे तो जस्ट सी, ये टू रूट बीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मिलेगा आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इज गोइंग टू बी टू टाइम्स वन प्लस बीटा, और यहाँ पे फोर टाइम्स रूट बीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इज गोइंग टू बी वन प्लस बीटा अपॉन टू रूट बीटा हो जाएगा। ओके, सो विजिबिलिटी, अच्छा एक सॉरी सॉरी, विजिबिलिटी में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, तो मतलब विजिबिलिटी वाला आंसर ढूंढना है तो क्या होगा, ये टू रूट बीटा अपॉन क्या होता है, वन प्लस बीटा। विजिबिलिटी वाला, फ्रिंज विजिबिलिटी वाला कंसेप्ट जो है उसमें याद रखना, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम होता है। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर, एक स्लिट दूसरी स्लिट से वाइड है, कितनी वाइड है, तो अदर, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल दैट फ्रॉम अदर स्लिट, मतलब उस स्लिट में से जो पास होगी लाइट उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा पहली वाली स्लिट की कंपेयर में। तो यहां पे एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, A2 इज इक्वल टू 2A1, पहली वाली स्लिट का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वाली स्लिट का एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, डबल हो चुका है, A2 इज इक्वल टू 2A1 यहां पे आया है। चलो A2 इज इक्वल टू 2A1 आया, तो उसके ऊपर से हम क्या करेंगे अभी यहां पे, जस्ट अ मिनट गाइस, just read the question. If Im is the maximum intensity, then resultant intensity when interference phase difference phi is given by, चलो इसको करते हैं, समझना ध्यान से। A2 इज इक्वल टू 2A1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, 2, A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, 2, इसका मतलब है कि A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, इसका मतलब है कि I2 अपॉन I1 क्या हो जाएगा, 4। ओके, क्योंकि I1 I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A स्क्वायर होता है, तो I2 अपॉन I1 की जो वैल्यू है आपको वो 4 मिल जाएगी। चलो इतना पता चल चुका है मुझे, और यहां से मैं बता सकता हूं कि I2 जो है वो 4I1 हो जाएगा। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और देन cos phi।
तो देखो I1 ऐसे रखता हूं, I2 की जगह पे 4I1, फिर I1 ऐसे रखता हूं, यहां पे 4I1। तो चलो क्या हो गया, I1 प्लस 4I1 प्लस ये देखो टू टू, ये भी 4I1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4I1 हो जाएगा। cos फाइव, देखो मैं I1 को कॉमन निकाल लेता हूं, सॉरी ऐसा नहीं करते हैं, मुझे आंसर IM के टर्म्स में लाना है ना। चलो देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे I1 ऐसे रखता हूं, यहां से 4I1 को कॉमन निकाल देता हूं। 4I1 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस फाइव, फिर यहाँ पे I1 प्लस 4I1। अब 1 प्लस कॉस फाइव होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। I1 प्लस 8I1 कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। और यहां से I1 को अब कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर 5/2, ये फाइनल आंसर मिलेगा मुझे इंटेंसिटी का। तो देखो 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर 5/2 जैसा ऑप्शन कहीं पे है तो देखो ये एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसको आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा भाई। एक्चुअली अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, चलो दिखाई देता हूं, इतना याद रख लो, खत्म खत्म हो जाएगा सारा चीज। आई मैक्सिमम क्या होता है, तो कि √I1 प्लस √I2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो √I1 को तो ऐसे ही रखो, √I2 यानी √4I1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका 2 और ये 3, 2 और ये 3 √I1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 9I1 इज गोइंग टू बी IM। सो I1 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, IM/9 लिख सकते हो। तो इस I1 की जगह के अगर आप I1/9 लिख दोगे तो भी क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो मैं बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपको दिमाग में रखा है, काम खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 0.28 मिलीमीटर, कैपिटल डी का वैल्यू है 1.4 मीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फोर्थ ब्राइट, तो देखो यहां पे फोर्थ ब्राइट की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्थ ब्राइट पाथ डिफरेंस कितना होगा, 4 लेमड़ा होगा, और हमको लेमड़ा निकालना है। तो ये देखो XD अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 4 लेमड़ा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे x जो है दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, बस यहां से लेमड़ा को सब्जेक्ट बना दो, XD अपॉन 4D हो जाएगा। ये x की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर, ये d जो है वो 0.28 मिलीमीटर है, नीचे 4 आएगा, और कैपिटल D जो है वो 1.4 मीटर है। 1.4 मीटर को सेंटीमीटर में लिखूं अगर तो ये 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, और ये आंसर आएगा 1.2 इंटू 0.28 मिलीमीटर का 10⁻³ डिवाइडेड बाय 560। ठीक है, यहां से जो भी आंसर मिले दैट विल बी योर आंसर गाइस। समझे कि नहीं समझे, इतना याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लेमड़ा। इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्थ ब्राइट है तो फोर्थ ब्राइट का पाथ डिफरेंस कितना लिखा मैंने, 4 लेमड़ा लिखा है। फॉर्मूला याद है तो काम खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। In a double slit experiment, the distance between the slit is d and the screen distance is capital D.
अब यहाँ पे देखो कंडीशन दिया है, इफ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो ये दो स्लिट है, ये स्क्रीन है, और मान लो ये स्लिट के एग्जैक्टली सामने इस जगह पे क्या बना, ब्राइट फ्रिंज बना। तो डेफिनेटली ना आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो x होगा, ये x कहते हैं, सेंट्रल से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये x होगा, और ये पूरा क्या है, d है। तो इस फिगर से ही बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, d/2 होगी। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। अब हमको क्या फाइंड करना है, इफ द ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट, ऑपोजिट टू ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है ना, 4 ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लेमड़ा हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज गोइंग टू बी n लेमड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा xd/D इज इक्वल टू n लेमड़ा। अब x की जगह पे अगर आप d/2 लिखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू n लेमड़ा हो जाएगा, d² इज इक्वल टू n लेमड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा, वो सही है, तो मैंने d/2 रख दिया, तो d² इज इक्वल टू n लेमड़ा मिल गया है मुझे। और इसके ऊपर से ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मतलब n, तो यहां से n की वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी d²/2 लेमड़ा d, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, इट्स ऑर्डर इज, क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, राइट, दिस इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कितना, कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, पहली ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। तो n इज द वैल्यू वी हैव टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, और वो है d²/2 लेमड़ा d। चलो आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 10th मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ λ1, देखो 10th मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी अगेन ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस होता है xd/d, और वो इक्वल टू क्या होता है, n लेमड़ा। तो n लेमड़ा में अपने यहाँ पे आएगा 10 λ1। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th मैक्सिमम है इसलिए 10, और वेवलेंथ कौन सी है, λ1 है, ठीक है। और ये x की जगह पे मुझे क्या लेना है, यहाँ पे y1 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया है। यूजुअली हमारा नॉर्मल फॉर्मूला में क्या आता है, एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि वो फ्रिंज जो मिल रही है वो y1 डिस्टेंस पे मिल रही है, एंड एज इट इज देयर ऑन y1 डिस्टेंस में ऐसा लिखूंगा। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, देखो दूसरे केस में क्या है, फिफ्थ मैक्सिमम ऑफ λ2 है, फिफ्थ मैक्सिमम यानी 5 λ2, y2d/D हो जाएगा। अब रेशियो ले लो दोनों का, तो 10 λ1/5 λ2 इज इक्वल टू y1/y2 हो जाएगा, एंड हेंस y1/y2 क्या मिलेगा मुझे, 2 λ1/λ2 मिल जाएगा, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं भाई, यार आप बताते रहो, हाँ समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मेरा फोकस क्या होता है, प्रॉब्लम जब सॉल्व करता हूं तब कंप्लीटली मेरा फोकस कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में रहता है। अगर आपको कोई छोटी सी भी कोई क्वेरी आती है तो यू जस्ट कीप आस्किंग मी, ठीक है। हो सकता है ये सारे फॉर्मूला अगर आपने रिवाइज ना किए हो तो आपके लिए सारे फॉर्मूला क्या हो, नए फॉर्मूला हो, तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ और इस फॉर्मूलाज को लिखते जाओ। यूजुअली हम हर एक चैप्टर के शुरुआत में फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे इसीलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन होते हैं, तो वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो सिखाने के लिए मैं ये प्रॉब्लम्स खुद कर रहा हूं। देखो ध्यान से अभी, अब टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी इसका मतलब है कि स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, एंड इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, जिसकी वेवलाइट है 5 × 10⁻⁷ मीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस है 1 मीटर,
देन द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो देखो 4, फिफ्थ ब्राइट क्या आएगा, x5d अपॉन कैपिटल डी, ये पार्ट डिफरेंस हो गया, xd बाई कैपिटल डी। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है इसलिए मैं यहाँ पे x की जगह पे x5 लिख रहा हूँ, सो दैट समझ में आएगा कि वो फिफ्थ का डिस्टेंस है। और फिफ्थ ब्राइट है ना, तो यहाँ पे ब्राइट है तो क्या करेंगे, 5 लेमड़ा करेंगे। ओके, 5 लेमड़ा करेंगे, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x5 मिल जाएगा, दैट इज 5 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। 4, कौन सी, थर्ड डार्क, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, x3d अपॉन कैपिटल डी। अब देखो कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का जो पाथ डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला है 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2। याद रखना, जब भी ये पार्ट डिफरेंस लेना माइनस लेना, ठीक है। तो n की जगह पे क्या है, थर्ड डार्क है ना, तो n की जगह पे 3 लोगे आप, तो 3 टू जा 6 माइनस 1 यानी 5 आ जाएगा, ये 5 लेमड़ा बाई 2 हो जाएगा। और यहां से मुझे x3 क्या मिलेगा, तो कि 5 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d मिल जाएगा। सो ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन x5 and x3 is going to be what, x5 minus x3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन डी माइनस 5 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d। सो यहां पे क्या होगा, 5 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d आ जाएगा। बस सारी वैल्यूज डालनी है, लेमड़ा की वैल्यू डाल दो 5 इंटू 10⁻⁻⁷, डी का वैल्यू 1 है और 2d का वैल्यू 2 मिलीमीटर हो जाएगा, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 5 5 25, 25 बाई 2 होता है 12.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1.25 मिलीमीटर गाइस, 1.25 मिलीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, क्या होगा, तो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ये होगा। देखो पहला ऑप्शन एनर्जी क्रिएटेड, दूसरा ऑप्शन एनर्जी डिस्ट्रॉयड। हमेशा कोई भी नेचुरल फिनोमिना होता है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन ओबे होता है, इसलिए पहला दूसरा तो गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही नहीं है, तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग एक दूसरे के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी रहेगी और रहेगी। Fringe width in a Young's double slit interference pattern is 2.4 into 10⁻⁻⁴। फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, उसका फॉर्मूला है लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और उसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, तो ये फ्रिंज विड्थ मुझे मिलती है विथ रेड कलर। अब क्या है, फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी जब हम रेड की जगह पे वायलेट या कोई दूसरा कलर ले लेंगे। यहां पे कौन सा कलर लेना है, देखो ब्लू कलर लेना। इफ ब्लू ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बीटा का वैल्यू पता है, बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, मतलब चेंज कितना, हाउ मच इट विल चेंज पूछा है। तो पहले तो बीटा डैश निकालते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे चेंज के बारे में। तो बीटा डैश कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे बीटा डैश का फॉर्मूला क्या आया, लेमड़ा डैश अपॉन डी अपॉन स्मॉल डी। लेमड़ा डैश क्या होगा, तो कि 4000 एंगस्ट्रॉम वाली ब्लू लाइट है, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये बीटा डैश हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बीटा क्या है, तो कि 6400 एंगस्ट्रॉम वाली रेड वेवलेंथ है, मतलब ये डी बाई डी यहाँ पे भी हो गया, इसको नंबर 2 दे दो। तो इसका मतलब है कि बीटा डैश अपॉन बीटा करोगे तो 4000 अपॉन 6400 मिलेगा, और इसके ऊपर से बीटा डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40 अपॉन 64 बीटा हो जाएगा। सो 5/8 बीटा हो जाएगा ये।
तो नया जो वैल्यू बीटा डैश मिला वो क्या मिला, 5/8 बीटा मिला। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए हाउ मच इट विल चेंज, चेंज पूछा है, चेंज इन बीटा पूछा है। तो नाउ चेंज इन बीटा क्या होगा, तो क्या पहले बीटा था, अब बीटा डैश हो चुका है, तो चेंज इज बीटा माइनस बीटा डैश। तो बीटा बीटा डैश क्या आया, तो कि 5/8 माइनस बीटा आ गया, तो ये हो जाएगा 3/8 बीटा। सो 3/8 बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। सो ये 3/4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना, 3/4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द चेंज। ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है, ये 6400 ही है ना, हाँ, 8 8 जा और 8 5 जा, तो 5 और 8 बचा, वो सही है। थ्री बाई एट और ये 2 × 10⁻², अच्छा 2 नहीं है, देखो देखो देखो, ये 2.4 है भाई, सॉरी, ये 2.4 है। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैं भी कभी कभी ऐसी एरर कर देता हूँ क्वेश्चन को जल्दबाजी में देखने से। सो 3/8 ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁴। सो ये हो जाएगा बेसिकली, कितना हो जाएगा, 2.4/8 हो जाएगा क्या, 0.3 × 3 यानी 0.9 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा, एंड दैट्स बेसिकली ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे किया मैंने ये। चलो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब इलेक्ट्रॉन बीम और इंटरफियरेंस, ये दोनों वर्ड है ना, कुछ क्लिक करके जाने चाहिए आपके दिमाग में। इंटरफियरेंस किसका होता है, वेव का होता है, और ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है, पार्टिकल है। तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक अ वेव, सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ जो होगा वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखो अब क्या पूछा है यहाँ पे, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस तो क्या होगा, तो देखो स्पीड डिक्रीज होगा तो लेमडा इंक्रीज होगा, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस जो होता है, उसको बीटा कहते हैं, दैट इज लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अभी देखो आपने क्या किया, वेलोसिटी को रिड्यूस किया तो लेमडा इंक्रीज हो गया, और लेमडा इंक्रीज हो गया तो बीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है भाई इंक्रीज वाला, ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल, यहां पे क्लिक होना चाहिए। इंटरफेरेंस की बात है मतलब वेव है, किसका वेव है, तो कि इलेक्ट्रॉन से बनने वाला वेव है। तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल से बनने वाला वेव क्या होता है, तो कि वो डी ब्रोगली वेव होता है। और डी ब्रोगली वेव के लिए लेमडा h/mv होता है। तो यहां से पता चला कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो लेमडा कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो लेमडा इंक्रीज होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से वेलोसिटी डिक्रीजेस, लेमडा इंक्रीजेस, ठीक है। और उसके हिसाब से यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर, सी दिस इज व्हाट आई हैव, आंसर आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। In a double slit experiment, the angular width of the fringe is found to be 0.2. Angular width जो है ना थीटा, वो 0.2 डिग्री है। On a screen placed 1 meter away, स्क्रीन आपने 1 मीटर जितनी दूर रखी गई है। तो वेवलेंथ जो लाइट की हमने यूज की है वो है 600 नैनोमीटर। अब ये पूरे सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबो देते हैं, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूंगा तो क्या करना है, द एंगुलर विड्थ थीटा क्या हो जाएगी, मतलब नई एंगुलर विड्थ आपको ढूंढनी पड़ेगी व्हेन होल सिस्टम
is immersed in water। मतलब ये क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, देखो ध्यान से यहाँ पे। पहले तो एंगुलर विड्थ क्या होती है वो समझते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो इसको जाने देते, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ये दो स्लिट्स होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन होता है, और स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और ये पॉइंट जो मिलता है सेंट्रल, और इसका ये थीटा, तो इस थीटा को क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ कहते हैं। ओके, एंगुलर विड्थ कहते हैं इसको। या फिर एक दूसरा तरीका, अच्छा यहाँ पे देखो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज है, सॉरी ये गलत बोला मैंने, अभी और करेक्शन करके देता हूं, देखो यहाँ पे और एंगुलर विड्थ यहाँ पे स्लिट्स की नहीं है बट फ्रिंज की है। तो फ्रिंज की एंगुलर विड्थ क्या होती है वो देखते हैं। चलो ये स्क्रीन है, आपने ये ग्राफ देखा होगा, ठीक है, आपने ये ग्राफ देखा होगा इंटेंसिटी पैटर्न वाला, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है। चलो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मिनिमम और ये सेकंड मिनिमम, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम है और सेकंड मिनिमम है। तो अपना ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ये फर्स्ट मिनिमम और ये सेकंड मिनिमम के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगुलर विड्थ। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एंगुलर विड्थ को डिफाइन किया जाता है बीटा अपॉन डी से। याद रखना ये फॉर्मूला अभी मैं डिराइव नहीं करूंगा लेकिन बता दूंगा। बीटा क्या होता है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी होता है, और नीचे यहाँ पे कैपिटल डी आ गया है, तो ये हो जाएगा बेसिकली लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। अब देखो यहाँ पे दो स्लिट के बीच का जो गैप है वो तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। दो स्लिट के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं होने वाला है। डी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, डी कांस्टेंट हो गया तो इसके ऊपर से मैं ये बोल सकता हूं कि थीटा और लेमडा एक दूसरे के प्रपोर्शन में आ जाएंगे। थीटा इज प्रपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा, एंड देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि लेमडा डैश बाय लेमडा इज इक्वल टू थीटा डैश बाय थीटा। ओके, लेमडा डैश बाय लेमडा इज इक्वल टू थीटा डैश बाय थीटा। और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, थीटा डैश फाइंड करना है। तो थीटा डैश क्या होगा, थीटा इंटू लेमडा डैश बाय लेमडा। अच्छा लेमडा डैश क्या होगा, तो लेमडा डैश जो है फॉर एग्जांपल आप देखो कि पूरा सिस्टम पहले हवा में था, अगर उसको आप सिस्टम को पूरे सिस्टम को पानी में ले जाते हो तो लेमडा डैश हो जाएगा लेमडा बाय एन, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा थीटा अपॉन एन, एंड थीटा बाय एन हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, थीटा है 0.2 डिग्री और एन है 4/3, सो ये हो जाएगा 0.6/4। सो थीटा डैश क्या मिलेगा, 0.15 डिग्री मिल जाएगा, और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, यू कैन सी दिस ऑप्शन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेट S1 S2 बी द टू स्लिट्स, S1 और S2 दोनों स्लिट है, सामने स्क्रीन होगा, C इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और फिर यहां से एक लाइन आएगी, वेव आएगा, यहां से दूसरा वेव आएगा, इसको कहते हैं कैपिटल डी और इसको कहते हैं स्मॉल डी। ये एंगल है फॉर एग्जांपल थीटा, यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो इस क्वेश्चन से हम बोल सकते हैं कि हियर आर्क यानी डी, रेडियस यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू थीटा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन 1 बच जाता है। ओके, फिर क्या बोला है, फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो अब देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन
स्मॉल डी, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा लेमड़ा बाय थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डी इसके ऊपर से कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी करोगे तो इट विल बी 1 अपॉन थीटा, और आप कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जगह पे आप 1 अपॉन थीटा रख दोगे तो फ्रिंज विड्थ वुड बी लेमड़ा बाय थीटा, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now, in Young's double slit experiment, the fringe width of light of wavelength, fringe width of a light of wavelength is what? 6000 angstrom, ठीक है, और फ्रिंज विड्थ है 3 मिलीमीटर। लेमड़ा 1 है तो बीटा 1 ये मिला। अब लेमड़ा 2 कर देते हैं, कितना हो गया था? 4000 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं उसको, तो बीटा 2 कितना होगा? तो हमको पता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से मुझे पता चल जाता है कि ये बीटा जो होता है वो लेमड़ा के प्रपोर्शन में होता है। सो इट इज गोइंग टू बी बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज बेसिकली लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1। मुझे बीटा 2 ढूंढना है तो बीटा 2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा 2 इंटू बीटा 1। लेमड़ा 1 क्या होगा? 6000 एंगस्ट्रॉम, लेमड़ा 2 होगा 4000 एंगस्ट्रॉम, और बीटा 1 जो है वो है 3 मिलीमीटर। सो ये 3/2 और ये 3 मिलीमीटर, सो ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर ही है ना, 6000 4000, अच्छा 3/2, इसका आधा 3, इसका आधा 2 3, तो ये क्या हो गया? 3 3 9/2 यानी 4.5 मिलीमीटर के आसपास आंसर आ रहा है। बीटा 2 हो जाएगा 4.5, ये सबसे नजदीक वाला आंसर चूज कर लो, 4 मिलीमीटर। यहाँ पे कुछ और कंडीशंस नहीं दिए ना। द फ्रिंज विड्थ व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 4000, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट आप चेंज कर दोगे 4000 से तो बस आपका आंसर आ जाएगा 4.5। 4.5 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो 4 की जगह पे 4.5 होना चाहिए था। द कलर सीन इन द रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम ऑयल, ये आपको कभी देखा होगा कि ऑयल के अंदर अलग अलग कलर दिखते हैं, वो कलर दिखते हैं उसका रीजन होता है इंटरफियरेंस, ठीक है, कलर दिखते हैं उसका रीजन होता है इंटरफियरेंस, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, आप गूगल करना या फिर डिटेल में डिस्कस करना है तो मुझे कभी बात करना, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। ये इंटरफियरेंस में जो कलर दिखते हैं, आपको कलर दिखते हैं, उसका जो रीजन होता है वो इंटरफियरेंस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ थिन फिल्म इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफियरिंग बीम। देखो ये स्क्रीन, यहां से एक वेव निकला, यहां से दूसरा वेव निकला, और इन दोनों के पाथ के बीच में अगर मैं कोई थिन फिल्म जिसकी थिकनेस कितनी है टी अगर रख देता हूं तो क्या होगा? ऐसा बोला है कि सेंट्रल फ्रिंज विल शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज विड्थ। सेंट्रल फ्रिंज जो है वो एक फ्रिंज विड्थ जितनी डिस्टेंस क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में थिकनेस क्या होगी? तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर आप अपनी नोट्स देखोगे ना तो उसमें पता चलेगा। यहां पे थिकनेस का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। थिकनेस का फॉर्मूला होता है लेमड़ा अपॉन n-1, लेमड़ा अपॉन n-1, ठीक है। लेमड़ा n कितना है? तो के 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल आंसर आएगा मुझे वो हो जाएगा 2 लेमड़ा। तो थिकनेस t जो है वो 2 लेमड़ा है, ठीक है। इसकी मैं प्रूफ है ना यहां पे नहीं दे रहा हूं, इसकी प्रूफ मैंने बोला था आप सबको याद रखने के लिए, ओके। ये चीज को मैंने बोला था कि आप इसको याद रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए तब जाके ये वर्क करेगा। देखो वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज लेमड़ा, ऐसा बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम दोस्तों यहाँ पे खत्म करते हैं। इसमें मैंने सारे पॉसिबल जो क्वेश्चंस है वो मैंने कंडक्ट कर लिए है। देखो यहाँ पे ये पूरा लेक्चर मैं बोल रहा हूँ,
हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि साला ये सारे फॉर्मूला नए हैं मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर होता है यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के लिए कि वो बाद में वाप लेट आता है, मतलब लेट आता है मतलब पार्ट टू में आता है, एग्जाम बहुत नजदीक होती है, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूला इतने सॉलिड नहीं होते जितने दूसरे चैप्टर्स के फॉर्मूला सॉलिड होते हैं। तो इस फॉर्मूलाज को पहले शांति से देखना और उसके बाद फिर से इस पर्टिकुलर क्या सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद के चैप्टर में भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि जो फॉर्मूला आपको शायद ऐसा लगे कि ये नया फॉर्मूला है, तो आई विल डिस्कस अबाउट दैट। टिल देन, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, एंड वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू द बेस्ट, जस्ट डू द बेस्ट। बाय बाय गाइस।